आज के इस विस्तृत और गहन चर्चा में प्रवेश करते हुए एक ऐसे विषय पर विचार करना बहुत जरूरी लग रहा है जो सीधे तौर पर स्वतंत्रता, मानव चेतना और और सच्ची आजादी के असल मायने से जुड़ा है। जी, इस वैचारिक मंथन में जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्वागत है आपका। और ये चर्चा केवल कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं है, ये तो एक ऐसा विषय है जो अंदर तक झकझोर देता है। बिल्कुल। और आज के विषय के माहौल को दर्शाने के लिए ही मेरे पीछे ये जो चरखा और आजादी के समय की कुछ पुरानी किताबें रखी हैं, वो बस एक इशारा भर है। हाँ, वो दिख रही हैं और बहुत प्रासंगिक भी हैं। तो आज का हमारा मुख्य स्रोत एक ऐसी रचना है जिसने 20वीं सदी के राजनीतिक विमर्श की दिशा ही बदल दी। महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई किताब हिंद स्वराज। जी। और ये कोई ऐसी साधारण किताब नहीं है जैसे इत्मीनान से किसी पुस्तकालय में बैठ के लिखा गया हो। बिल्कुल नहीं। इस पुस्तक को गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय किल्डोनन कैसल नाम के एक जहाज पर लिखा था, और वो भी बिना रुके। एक आवेश में। कहते हैं कि जब उनके दाएं हाथ में दर्द होने लगा तो उन्होंने बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया था। ये एक बहुत ही अद्भुत तथ्य है। इस चर्चा का हमारा मिशन बस इतिहास को दोहराना नहीं है, ये गांधीवादी दर्शन की एक मास्टर क्लास है। सही कहा। हमें ये समझना है कि जिस दुनिया को आज विकास और चमक दमक का प्रतीक माना जाता है, क्या उसने असल में इंसान को एक नए और कहीं अधिक गहरे प्रकार की गुलामी में धकेल दिया है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस स्रोत का विश्लेषण करते समय ना, जो सबसे पहली बात उभर कर आती है वो है इसका दुस्साहस। दुस्साहस मतलब किस संदर्भ में? मतलब ये कि हिंद स्वराज केवल एक राजनीतिक मांग पत्र नहीं है, ये पूरी की पूरी आधुनिक सभ्यता के खिलाफ एक एक तरह का दार्शनिक विद्रोह है। हाँ, एक विद्रोह। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये किताब उन बुनियादी मान्यताओं पर प्रहार करती है जिन्हें आज की दुनिया ने बिल्कुल सच मान लिया है। और यहीं से इस पुस्तक का सबसे चौंकाने वाला विचार सामने आता है। मतलब आधुनिक सभ्यता, जिसे हम प्रगति मानते हैं, सफलता मानते हैं, उसे गांधी जी ने अपनी पुस्तक में एक गंभीर रोग और अधर्म करार दिया है। रोग। पहली नजर में तो ये विचार किसी भी आधुनिक सोच वाले व्यक्ति के लिए पचाना बहुत मुश्किल है। स्वाभाविक है, सुख सुविधाओं से भरे जीवन और बेहतर घरों को कोई बीमारी कैसे कह सकता है? यही तो। लेकिन जब हम स्रोत की गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि ये आलोचना सिर्फ मशीनों या भौतिक वस्तुओं की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आलोचना उस मानसिकता की है जो इन वस्तुओं के पीछे अंधी होकर दौड़ रही है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, सभ्यता को रोग कहने के पीछे तर्क ये है कि आधुनिक सभ्यता पूरी तरह से केवल शारीरिक और भौतिक सुखों पर केंद्रित हो गई है। मतलब ये शरीर को ही परम सत्य मान लेती है। हाँ, और आत्मा या नैतिकता को हाशिए पर धकेल देती है। स्रोत के अनुसार ये सभ्यता लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि सुख का अर्थ सिर्फ अधिक उपभोग है। जैसे तेज यात्रा, बेहतर कपड़े या फिर मारक हथियार। लेकिन इस प्रक्रिया में वो नैतिकता नष्ट हो जाती है जो किसी भी स्वस्थ समाज की नींव होती है। ये एक मृग तृष्णा है, जहां इंसान हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। इस भौतिकवादी दौड़ की आलोचना करते हुए स्रोत में एक बहुत ही तीखा उदाहरण दिया गया है। जी, राजनीतिक संस्थाओं को लेकर। हाँ, गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और ये बहुत ही कड़े शब्द हैं, बांझ और वेश्या कहकर संबोधित किया है। ये शब्द सच में बहुत कड़े हैं, और यहाँ सभी सुनने वालों के लिए स्पष्ट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस चर्चा में हम किसी भी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल मूल स्रोत में निहित विचारों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। बिल्कुल। तो ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग एक लोकतांत्रिक संस्था के लिए क्यों किया गया? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ लेने के बजाय इनके पीछे के रूपकात्मक तर्क को समझना होगा। तो पार्लियामेंट को बांझ क्यों कहा गया? क्योंकि स्रोत के अनुसार ये संस्था अपने आप बिना किसी बाहरी दबाव के कोई अच्छा काम नहीं करती। ये अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से कुछ उत्पन्न नहीं करती। अच्छा, मतलब जब तक जनता का भारी दबाव न हो वो खुद से कोई सही निर्णय नहीं ले पाते। सही कहा। और जो दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है वो इस संस्था की अस्थिरता को दर्शाता है। वफादारी की कमी। हाँ, पार्लियामेंट का कोई एक स्थायी मालिक या सिद्धांत नहीं होता। चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री या सत्ताधारी पार्टी बदल जाती है और उसी के साथ पार्लियामेंट की वफादारी भी बदल जाती है। तो ये सत्य के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि सिर्फ सत्ता के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल।
और ये सभ्यता लोगों को पैसा और शारीरिक भोग का गुलाम बना देती है, जिससे वे ना दीन के रहते हैं और ना दुनिया के। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम गुलामी की बात करते हैं तो भारत के इतिहास को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक है, वो अंग्रेजों के आने वाला। हाँ, अक्सर यही माना जाता है कि अंग्रेज व्यापार करने आए और फिर अपनी तलवार, तोपों और हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को जीत लिया। लेकिन हिंद स्वराज इस ऐतिहासिक मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है। भारत तलवार के बल पर नहीं हारा था। यह इतिहास का वो कड़वा सच है जो आत्ममंथन की मांग करता है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अंग्रेजों ने भारत को नहीं जीता, बल्कि खुद भारतीयों ने भारत अंग्रेजों को सौंप दिया। बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन भारतीयों ने अपने लालच और जल्दी पैसा कमाने की चाहत में उनका स्वागत किया। स्रोत में इसका बहुत ही विशिष्ट विवरण मिलता है। उसमें लिखा है कि हमने ही उनका माल बेचा। और जब हमारे राजा सत्ता के लिए आपस में लड़े तो उन्होंने एक दूसरे को हराने के लिए खुद कंपनी बहादुर की मदद ली। ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। अंग्रेजों का सच्चा भगवान तो उनका व्यापार और पैसा है। वे सिर्फ मुनाफे के लिए टिके हुए हैं। मतलब अगर कल को जापानी व्यापार में ज्यादा फायदा हो तो वे वहां भी अंग्रेजी झंडा फहराने से पीछे नहीं हटेंगे। ये भारतीयों की आपसी फूट और लालच ही था जिसने अंग्रेजों को भारत में टिकाए रखा। तो गुलामी कोई राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि एक नैतिक समस्या थी। और इसी नैतिक पतन की कड़ी में स्रोत उन चीजों की भी कड़ी आलोचना करता है जिन्हें आज की दुनिया विकास मानती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जैसे रेलगाड़ियां, वकील, डॉक्टर और अंग्रेजी शिक्षा। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? हाँ, क्योंकि आज हम यातायात या स्वास्थ्य सुविधाओं को तो वरदान मानते हैं। लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। चलिए एक एक करके इनकी बात करते हैं। रेलगाड़ियों से शुरू करते हैं। स्रोत का तर्क है कि रेलगाड़ियों ने असल में अकाल और महामारी को बढ़ाया है। अकाल को कैसे? रेल तो अनाज पहुंचाने का काम करती है। देखिए, रेल आने से व्यापारियों के लिए अपना अनाज दूर दराज के बाजारों में ज्यादा मुनाफे पर बेचना आसान हो गया। लोग अनाज बेच देते हैं जिससे स्थानीय स्तर पर अकाल बढ़ता है। ओह, तो मुनाफाखोरी बढ़ गई। और बुरे लोग रेल के जरिए अपनी ठगी और बुराई को तेजी से फैलाते हैं। इसमें एक बहुत गहरा सांस्कृतिक पहलू भी है। प्राचीन भारत में जब लोग बैलगाड़ियों या पैदल तीर्थ यात्रा करते थे तो वो धीमी गति पूरे देश को एक सूत्र में बांधती थी, रामेश्वरम से लेकर हरिद्वार तक। हाँ, उन तीर्थ यात्राओं ने भारत को स्वाभाविक रूप से एक राष्ट्र बनाया था। रेल ने उस प्राकृतिक एकता को तोड़कर एक मशीनी गतिशीलता ला दी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है वकीलों की भूमिका पर भी। वकीलों को लेकर भी स्रोत के विचार बहुत तीखे हैं। वकीलों के बारे में कहा गया है कि वे विवादों को सुलझाने के बजाय उन्हें बढ़ाते हैं। वे भाइयों के बीच जहर घोलते हैं। क्योंकि विवाद बढ़ेंगे तभी तो उनका पेशा चलेगा। और अदालतों को लेकर ये तर्क है कि इन्होंने लोगों को कायर बना दिया है। बिल्कुल। पहले लोग अपने झगड़े खुद या पंचायत में सुलझाते थे। अब वे तीसरे पक्ष यानी अंग्रेजी अदालतों के पास भागते हैं। और यही अदालतें अंग्रेजी राज की मुख्य चाबी हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज इन अदालतों के बिना राज कर ही नहीं सकते थे। शारीरिक परतंत्रता की बात करें तो डॉक्टर भी इसमें पीछे नहीं है। डॉक्टरों की आलोचना तो और भी हैरान करने वाली है। चिकित्सा को तो हमेशा से पवित्र माना गया है। लेकिन स्रोत कहता है कि डॉक्टर इंसान को उसके पाप और कमजोरियों में मदद करते हैं। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। वो ज्यादा खाने वाला उदाहरण? जी, मान लीजिए एक इंसान अपने लालच के कारण ज्यादा खाता है, बदहजमी होती है और वो बीमार पड़ता है। प्रकृति का नियम है कि उसे ये सजा मिलनी चाहिए ताकि वो सुधरे। लेकिन वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे एक गोली देता है, वो इंसान ठीक हो जाता है और फिर से ज्यादा खाने लगता है। मतलब तो डॉक्टर ने असल जड़ यानी मन के लालच का इलाज नहीं किया, उसने इंसान के मन को और कमजोर बना दिया। साथ ही उस दौर की कई पश्चिमी दवाओं में जानवरों की चर्बी और शराब का उपयोग होता था। स्रोत का मानना था कि इससे लोग धर्म भ्रष्ट होते हैं। और इन सब के ऊपर है अंग्रेजी शिक्षा, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, जिसने गुलामी की सबसे गहरी नींव डाली। अपनी ही जमीन पर, अपनी ही अदालतों या कांग्रेस में विदेशी भाषा में बात करना, ये गुलामी की पराकाष्ठा बताई गई है स्रोत ने। सच्ची शिक्षा वो नहीं है जो सिर्फ भूगोल या बीजगणित का ज्ञान दे, बल्कि वो है जो चरित्र निर्माण करे, इंद्रियों को वश में करना सिखाए। इस अंग्रेजी शिक्षा ने तो हमें मानसिक रूप से पश्चिम का गुलाम बना दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस पूरे जाल से,
इस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए? यही तो इस चर्चा का चरम बिंदु है। क्या इटली के गैरीबाल्डी की तरह हथियार उठाकर तोप और बंदूकों के जरिए? या सोल फोर्स, ये दूसरों को मारने के बजाय खुद कष्ट सहने का मार्ग है। लेकिन तोप या पशुबल का इस्तेमाल गलत क्यों है? आधुनिक दुनिया में तो लोग आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना सही मानते हैं। इसे समझाने के लिए स्रोत में एक चोर का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आपके या किसी के भी घर में एक चोर घुस आए, तो आमतौर पर व्यक्ति हथियार उठाएगा। और अगर वो हथियार उठाकर चोर को खदेड़ देता है तो क्या समस्या खत्म हो गई? नहीं, चोर अपमानित होगा और ज्यादा हथियारों के साथ वापस आएगा। फिर घर के मालिक को भी और बड़े हथियार लाने पड़ेंगे ये तो हिंसा का एक अंतहीन चक्र बन जाएगा और रातों की नींद हराम हो जाएगी। इसके विपरीत अगर उस परिस्थिति में दया भाव दिखाया जाए तो शायद उस चोर का हृदय परिवर्तन हो सकता है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। और इसीलिए सत्याग्रह कमजोरों या कायरों का नहीं, बल्कि अत्यंत बहादुरों का हथियार है। तोप के सामने बिना हथियार उठाए हंसते हुए खड़े होना सबसे बड़ी निडरता है। जो कानून अन्यायी है उसे न मानना और उसकी सजा खुशी खुशी भुगतना ही असली मर्दानगी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? स्वराज्य का असली अर्थ क्या हुआ फिर? सिर्फ अंग्रेजों को निकालकर उनकी ही सैन्य और राजनीतिक सभ्यता को अपना लेना स्वराज्य नहीं है। मतलब सिर्फ शासकों की चमड़ी का रंग बदल जाए, लेकिन अदालतें, रेल और लालच वैसे ही रहें। स्रोत के ही शब्दों में ये बाघ का स्वभाव तो चाहिए लेकिन बाघ नहीं चाहिए के समान होगा। ये तो देश को इंग्लिस्तान बनाने जैसा होगा, हिंदुस्तान नहीं। सच्चा स्वराज्य या रियल होम रूल पूरी तरह से एक आंतरिक अवस्था है। ये अपने खुद के मन, लालच और इंद्रियों पर शासन करना है। यदि भारतीय खुद को बदल लें, अपनी प्राचीन सभ्यता की ओर लौट आएं जहां नैतिकता सर्वोपरि है, तो अंग्रेजों को या तो ये देश छोड़कर जाना होगा या फिर पूरी तरह से भारतीय बनकर रहना होगा। ये चर्चा सच में दर्शाती है कि सच्ची आजादी बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह से आंतरिक है। आज के इस भागदौड़ और सूचनाओं की दुनिया में अपने मन पर नियंत्रण पाना ही सबसे बड़ी क्रांति है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर स्रोत में गहराई से बात की गई है और जो आज के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आप मशीनीकरण के बढ़ते जाल की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। स्रोत में मशीनों को एक महापाप और सांप का बिल कहा गया है। गांधी जी का मानना था कि मशीनें कुछ गिने चुने लोगों जैसे रॉकफेलर को अमीर बनाकर बाकी पूरी दुनिया को गुलाम और पामाल कर देती हैं। आज जब हमारे हर काम के लिए एक बटन मौजूद है, एआई और तकनीक ने सब कुछ स्क्रीन पर ला दिया है, तो क्या मनुष्य ने सच में आराम पा लिया है? या वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपने हाथों का हुनर और अपनी नैतिकता किसी अदृश्य मशीन के हवाले कर चुका है? क्या भविष्य पूरी तरह से मशीनों का है या इंसान को वापस सादगी की ओर लौटना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सभी सुनने वालों के लिए एक गहरे आत्ममंथन का विषय है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस वैचारिक यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।